बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शाहिद मलिक। स्टेप की एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज के सेशन के अंदर हम स्टेप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हुआ है उसका कंप्यूटर साइंस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है हमसे, यू आर राइटिंग अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, कि आप एरिया ऑफ अ सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन राइट कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिफायर वुड यू यूज़ फॉर द फंक्शन नेम, कि आप फंक्शन को नाम असाइन करने के लिए जो आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं वो किस किस्म का इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर कीवर्ड है, बीटा के अंदर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, चार्ली के अंदर यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि विच टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, कि आप किस किस्म का आइडेंटिफायर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कि अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर जो कीवर्ड लिखा वो तो एक साइड पे हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब बीटा, चार्ली और डेल्टा में से हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। अब हमें मालूम है कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स की दो ही टाइप्स हैं, एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। अगर हम आइडेंटिफायर्स के जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करें तो हमें मालूम होता है कि आपके ऐसे नाम जो हम किसी कांस्टेंट, किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अगर तो फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड हो, बिल्ट इन हो, तो उसके लिए जो हम आइडेंटिफायर की टाइप इस्तेमाल करते हैं वो होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। लेकिन अगर हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो तो उसके लिए जो हम आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डू, कि आपके पास एक कोड उसने लिखा है, उसके बारे में पूछा कि ये क्या करता है। अब कोड को देखें, कोड के अंदर लिखा हुआ है इंट रिजल्ट इक्वल टू, उसके बाद 10 मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है, 3 और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ उसको टर्मिनेट किया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास एक किस्म की इनिशियलाइजेशन हो रही है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा रिजल्ट। डाटा टाइप उसकी इंट होगी और उसके अंदर जो वैल्यू जानी है, वैल्यू क्या होगी, आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। अब 10 मॉडुलस ऑफ 3 जब हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो एक्चुअली क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है। तो इट मीन्स कि रिजल्ट के अंदर जो है वो आपका 1 जो है वो आपका स्टोर हो जाएगा और 1 आपका इस लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली उसने हमसे पूछा था कि जो कोड है ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो असल में आपने उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 10 को 3 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम असाइन कर रहे हैं रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। तो ये चीज़ हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। बीटा ऑप्शन के अंदर वो कहता है जी कैलकुलेट्स अ रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3। अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द क्वोशंट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। ये उस टाइम करेक्ट आंसर होता है अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो रिटर्न होना था। चार्ली के अंदर लिखा हुआ है असाइन द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल रिजल्ट। ये उस टाइम होता कि अगर रिजल्ट के बाद हम सिंपली आगे 10 लिख देते हैं और उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट कर देते हैं। जबकि डेल्टा के अंदर फाइंड्स 10% ऑफ 3 है, वो कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास बीटा बनता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, यू आर राइटिंग अ C++ प्रोग्राम एंड नीड टू क्रिएट स्ट्रिंग विद मल्टीपल लाइन्स, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू अचीव दिस, कि आप एक C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना, तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो जनरेट करेगा। अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा को देखें तो सबसे पहले सी आउट को इस्तेमाल किया हुआ है और आगे इंसर्शन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रिंग दी गई है,
और उस स्ट्रिंग के अंदर असल में डिफरेंट टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स को इस्तेमाल किया है, और यही वो एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को क्रिएट करेंगे। अब हमें मालूम है कि हमारे पास \n जो है वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने देखना है कि इन चारों ऑप्शंस के अंदर \n जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। \n जो है वो आपके पास अल्फ़ा के अंदर और डेल्टा के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अल्फ़ा के अंदर सिंगल \n है, जबकि डेल्टा के अंदर डबल \n है। अब जो डबल बैकस्लैश है वो डबल बैकस्लैश जो एक्चुअली आपके पास जो बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए जो हम एस्केप सीक्वेंस करैक्टर को इस्तेमाल करते हैं ये वो है, जबकि \n जो है जो सिंपल वाला है वो आपका न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास अल्फ़ा, दैट इज़ सी आउट। आगे इंसर्शन ऑपरेटर लाइन 1 आपकी एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, आगे \n है जो कि आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा और उसके बाद आप लाइन नंबर 2 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएबल स्कोप इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के स्कोप की सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, वो चीज़ हमें क्यों इंपॉर्टेंट है। वो अल्फा ऑप्शन के अंदर है इट डिटर्मिन्स द वेरिएबल डाटा टाइप, कि वो वेरिएबल की डाटा टाइप को डिटर्मिन करती है। बीटा ऑप्शन के अंदर है इट डिफाइंस द वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी। चार्ली के अंदर है इट सेट्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जबकि डेल्टा के अंदर है इट स्पेसिफाइज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा कि वेरिएबल का स्कोप जो है वो किस चीज़ की उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि वेरिएबल का स्कोप जो है वो हमें उस रीजन के बारे में बताता है जहाँ पे हम वेरिएबल को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। उस रीजन के बाहर हम वेरिएबल को अगर एक्सेस करेंगे तो हमारे पास एक एरर जनरेट होगा। इट मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास बीटा। अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है इट डिटर्मिन्स द वेरिएबल्स डाटा टाइप, वो तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है उसके दौरान हम उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तो इट मीन्स अगर इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन का पूछा जाता तो अल्फा करेक्ट आंसर होना था। चार्ली के अंदर है इट सेट्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये चीज़ तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के दौरान होती है, जबकि डाटा के अंदर है इट स्पेसिफाइज द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ये पॉइंटर्स की सूरत में होता है या फिर जब हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं ये उस टाइम होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास बीटा ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है इन C++ हाउ वुड यू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल काउंटर बाय 2, कि C या C++ के अंदर आपने काउंटर की वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो हमें मालूम है कि काउंटर के साथ जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास उसके अंदर इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इक्वलेंट है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +2। जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके थ्रू हमारे काउंटर की वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर काउंटर +2 है वो तो सिंपली उसकी वैल्यू के अंदर 2 को ऐड कर रहा है। चार्ली के अंदर ++ हमारे पास 2 टाइम्स लिखा हुआ है जो कि हमारे पास एक एरर आ जाएगा। डेल्टा के अंदर जो है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस काउंटर है, ये असल में 2 काउंटर्स की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 + 3 × 2, कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट पूछ रहा है कि उसका क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए, एक प्लस का है और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों में से प्रेसिडेंस ज़्यादा किसकी है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन की। इट मीन्स के पहले इतने वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा जो क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 रिटर्न करेगा। तो आपका एक्सप्रेशन चेंज होके 5 + 6 हो जाएगा। अब 5 + 6 को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, और 11 जो है हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास 11 जो है दैट इज़ बीटा, वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉइड कीवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन इन C++, कि C या C++ के अंदर जब हम फंक्शन की डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें स्टार्ट पे जो हम वॉइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या वजह होती है। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी जाती है। अगर तो रिटर्न टाइप वॉइड हो, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
अगर कोई दूसरी डाटा टाइप हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल इंट रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट रखेंगे तो फ्लोट रिटर्न करेगा, 4 रखेंगे तो 4 रिटर्न करेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा जी कि आपने वॉइड को रखा है, तो उसका क्या मतलब है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो आइए ऑप्शंस के अंदर देखते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर है टू स्पेसिफाई दैट फंक्शन टेक्स नो पैरामीटर्स, कि फंक्शन जो है किसी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं देता। ये तो उस टाइम होता है जब हम फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर जब हम वॉइड लिखते हैं ना, तो ये उस टाइम इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। बीटा के अंदर है टू स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न्स नो पैरामीटर, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, बीटा हमारा करेक्ट आंसर है। 40 के अंदर है टू डिक्लेयर अ फंक्शन विद वेरिएबल आर्गूमेंट्स, कि एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल आर्गूमेंट से। ये चीज़ हमारे स्कोप के अंदर नहीं आती, जो बुक का स्कोप है उसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेल्टा ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बीटा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो आ चुका हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड वेरिएबल नेम इन C++। अल्फा, बीटा, चारी और डेल्टा के अंदर 4 डिफरेंट वेरिएबल के नाम उसने कहे हुए हैं कि ये लिखे हुए हैं, और हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो वैलिड वेरिएबल नेम है वो कौन से वाला। जब भी हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं कि सबसे पहले उसका जो लेटर होना चाहिए वो आपका या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। ना तो उसके अंदर कोई स्पेस हो, ना उसके अंदर कोई कीवर्ड इस्तेमाल हो, और ना ही उसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल किया गया हो अदर दैन अंडरस्कोर, ठीक है। और ना ही उसका पहला करैक्टर जो है वो आपके पास कोई नंबर होना चाहिए। तो इन सारे रूल्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो यूज़र अंडरस्कोर इनपुट है जो कि डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें तो पहला लेटर ही आपके पास डिजिट आ रहा है, तो डिजिट तो हमारे पास वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। बीटा के अंदर देखें तो बीटा के अंदर असल में आपके पास स्पेस आ रही है टोटल और काउंट के अंदर। जबकि चारी के अंदर देखें तो हमारे पास हैश का स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हुआ है, जबकि अभी हमने बोला है कि अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल जो है वो वेरिएबल नाम के अंदर नहीं आ सकता। तो इस केस में डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इन C। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस कि हमारे पास जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो इस केस में डेल्टा जो है ऑल ऑफ दीज जो है वो लगा चुके होंगे, लेकिन ये उसका करेक्ट आंसर नहीं है। अल्फा ऑप्शन के अंदर प्रिंट एफ है और आगे 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, बीटा के अंदर स्कैन एफ है, चार्ली के अंदर गेट सी एच है, जबकि डेल्टा के अंदर ऑल ऑफ दीज है। उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि आपके पास वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन सा है। तो आइडेंटिफायर्स के जो नेमिंग रूल्स हैं वो आपके वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स हैं उनके सिमिलर हैं। तो उसको अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि उसके अंदर हम अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा करैक्टर स्पेशल सिंबल जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो पैरेंथेसिस इस्तेमाल हुई है तो इट मीन्स के प्रिंटफ और गेट सी एच ई जो है वो हमारे पास इनवैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होंगे। तो हमारे पास एक ही वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बचता है जो कि हमारे पास स्कैनएफ है, और वो आपके पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अल्फा ऑप्शन के अंदर सी है, ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। बीटा के अंदर असेंबली लैंग्वेज है, ये आपके पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चार्ली के अंदर पाइथन है, ये भी हाई लेवल है। डेल्टा के अंदर जावा है, ये भी हाई लेवल है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जो कि असेंबली लैंग्वेज है, और वो आपके पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। 71 क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, के जो गिवन कोड है उसकी आउटपुट क्या होगी। एंड एज्यूम आई इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विद इंट डाटा टाइप, कि आपने ये एज्यूम करना है कि आई जो है वो इंट डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इस कोड को हम देखते हैं। इस कोड के अंदर देखें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके थ्रू हमने stdio.h हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड किया है। उसके बाद प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से। अब मेन फंक्शन के अंदर क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया हुआ है कि इंट टाइप का वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम जो है हमारे पास आई है और वैल्यू अभी उसकी अनडिफाइंड। जब कंट्रोल आपका मूव होगा इस जगह के ऊपर तो सबसे पहले उसका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा।
इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या करेगा, आई की वैल्यू को यहाँ पे 0 कर देगा। उसके बाद आपका कंट्रोल जो है वो मूव हो जाएगा i < 5 के ऊपर। अब i < 5, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 < 5 कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स के कंट्रोल आपका मूव होके इफ़ के अंदर चला गया। अब इफ़ के अंदर i की वैल्यू 0 है, 0 को हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, ये आपका फॉल्स पे इवैल्यूएट होता है। इट मीन्स कि आपका जो इफ़ की बॉडी है जिसके अंदर सिर्फ ये ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद कंट्रोल मूव कर जाएगा आपका यहाँ से उठ के डायरेक्टली इस प्रिंटफ के ऊपर। अब इस प्रिंटफ के अंदर क्या हो रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू प्रिंट करवाई जा रही है। अब आई की वैल्यू मेमोरी के अंदर अभी 0 है तो आपका 0 जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपका कंट्रोल मूव करेगा यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के ऊपर। अब वहाँ पे i प्लस प्लस है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट मीन्स कि यहाँ पे i की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आपका मूव कर जाएगा दोबारा से कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर। अब कंडीशन एक्सप्रेशन के अंदर 1 < 5 कंडीशन चेक होगी जो कि अभी भी ट्रू है, इट मीन्स कंट्रोल यहाँ से हट के दोबारा इसकी कंडीशन पे आ जाएगा। अब इसकी कंडीशन के अंदर दोबारा हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 = 2, ये आपका फॉल्स पे इवैल्यूएट होगा, तो इट मीन्स कि इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, कंट्रोल दोबारा मूव हो गया प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ऊपर। अब प्रिंटफ की स्टेटमेंट क्या करेगी, आई की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है उसको प्रिंट करवा देगी, तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 0 1 जो है वो प्रिंट हो चुका हुआ। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल मूव होगा दोबारा i प्लस प्लस के ऊपर, जो क्या करेगा आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करके उसको 2 कर देगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से हट के कंडीशन पे आया, अब यहाँ पे 2 < 5 कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है, इट मीन्स का कंट्रोल कंडीशन एक्सप्रेशन से उठ के इफ़ की कंडीशन के ऊपर मूव हो गया। अब यहाँ पे 2 = 2 कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो गई, तो इट मीन्स के कंट्रोल जो है वो इफ़ की बॉडी के अंदर मूव हो जाएगा। अब जब इफ़ की बॉडी के अंदर मूव हुआ तो यहाँ पे देखें आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल हुई। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, आपके कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को बॉडी ऑफ द लूप से बाहर ले जाएगी। अब बॉडी ऑफ द लूप के बाहर लेके गई तो कंट्रोल इधर आ गया, जब कंट्रोल इधर आ गया तो यहाँ पे रिटर्न 0 है, आपका मेन फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने हमसे आउटपुट का पूछा था तो 0 1 जो है इस केस में हमारी आउटपुट आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, इन अ C++ प्रोग्राम यू नीड टू परफॉर्म अ टास्क इफ़ कंडीशंस आर ट्रू। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि C++ के अंदर आपने एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करना है जब कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। विच लॉजिकल ऑपरेटर यू कैन यूज़ टू कंबाइन दीज कंडीशंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अल्फा ऑप्शन के अंदर लॉजिकल और है, बीटा के अंदर लॉजिकल एंड है, चार्ली के अंदर लॉजिकल नॉट है, जबकि डेल्टा के अंदर बोथ अल्फा एंड बीटा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बीटा को चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस आर ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको कंसिडर करके वो बीटा इसका करेक्ट आंसर कंसिडर कर देंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ अल्फा एंड बीटा, दैट इज़ डेल्टा। अब उसकी वजह क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप ज़रा गौर से पढ़ें तो यहाँ पे कहीं भी अभी उसने ऑल कंडीशंस का जिक्र नहीं किया कि सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जब कंडीशंस ट्रू का उसने जिक्र किया है तो इट मीन्स देयर कुड बी मल्टीपल कंडीशंस, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर चारों हैं तो उनमें से कौन से वाला लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकता है एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो लॉजिकल एंड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉजिकल और को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और की फिजिबिलिटी यहाँ पे इस वजह से बनी है क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है यू कैन यूज़, और ऑल कंडीशंस का भी उसने जिक्र नहीं किया, तो इट मीन्स यहाँ पे बोथ अल्फा एंड बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, यू हैव 2 वेरिएबल्स x एंड y बोथ कंटेनिंग इंटीजर्स। अब बोथ कंटेनिंग इंटीजर्स ये हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो इंटो टाइप के वेरिएबल्स हैं। यू वांट टू चेक इफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, विच रिलेशनल ऑपरेटर वुड यू यूज़। कि x और y जो है वो आपके पास 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं और आपने चेक करना है कि जो x है क्या वो y से ग्रेटर देन या इक्वल टू है या नहीं है। तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल होगा वो हमें मालूम है,
ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और वो हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। अल्फा ऑप्शन के अंदर सिंपल ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। चार्ली के अंदर इक्वल टू का इस्तेमाल किया जो कि हमें बताएगा कि एक्स और वाई इक्वल हैं या नहीं है, जबकि डेल्टा जो है वो आपका लेसन के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों कंबाइन पूछे हैं तो इस वजह से हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 74 है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हाउ आर वेरिएबल्स इनिशियलाइज, कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स को किस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर है यूजिंग द इनिट कीवर्ड, कि इनिट कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिट का नाम से तो कोई कीवर्ड हमारी सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर है ही नहीं, तो इस वजह से अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बीटा ऑप्शन के अंदर है जी ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, के कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू असाइन कर देता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चार्ली के अंदर है बाय असाइनिंग अ वैल्यू ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन के दौरान हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट है कि हम वेरिएबल्स को जब असाइन करते हैं वैल्यू ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन तो वो आपके इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो इस केस में चार्ली आपका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो कौन से वाला है। अल्फा ऑप्शन के अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, बीटा के अंदर हमारे पास लॉजिकल और है, चार्ली के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा के अंदर बोथ बी एंड सी हैं। अब क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें, उसने पूछा है रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, तो रिलेशनल ऑपरेटर एक ही है हमारे पास जो कि इक्वल टू है और वो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस, कि अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया होगा वो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। अल्फा ऑप्शन को देखें तो वहाँ पे x प्लस वाई है, ये तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। बीटा के अंदर काउंट ग्रेटर देन 10 है, ये आपके पास रिलेशन एक्सप्रेशन है। चार्ली के अंदर रिजल्ट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b है, ये भी आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। डेल्टा के अंदर जंप लॉजिकल एंड और आगे वैल्यू लेस देन 5 है, तो यहाँ पे लॉजिकल एंड की वजह से ये आपके पास रिलेशन ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गया है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इन द फॉलोइंग कोड, कि आपके पास जो गिवन कोड है उसमें रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। आइए इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। इसको कोड को अगर देखें तो इस कोड के अंदर हमारे पास सबसे पहली लाइन के ऊपर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी किया गया और डिक्लेयर भी किया गया। सबसे पहले इसकी बात करें तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा x के नाम से, उसकी डाटा टाइप इंट की है और उसको वैल्यू क्या असाइन किया हमने 12, तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास रिजल्ट का, डाटा टाइप उसकी भी इंट है लेकिन उसको अभी तक हमने कोई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की। उसके बाद कंट्रोल मूव होगा आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे पहले x को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 12 को जो कि x की वैल्यू है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, आपका रिमाइंडर 0 आता है। 0 इक्वल 0 कंडीशन आपकी ट्रू है, तो इट मीन्स कि आपका कंट्रोल जो है वो मूव हो जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर देखें तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वोशंट है वो 6 आएगा। तो इट मीन्स कि रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे 6 जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब एस का पोर्शन जो है वो तो एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि आपकी इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये एंड ऑफ एल्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा इतना पोर्शन। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होकर प्रिंटफ पे आ जाएगा। और प्रिंटफ के अंदर क्या किया है, आपने पहले रिजल्ट लिखा है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल प्रिंट होगा और उसके बाद जो रिजल्ट की वैल्यू है जो कि 6 है वो प्रिंट होगी। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट इक्वल्स टू 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक ये करेंगे कि अल्फ़ा ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट इक्वल टू 6 वो इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप ज़रा गौर से पढ़ें तो वहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपने इस कोड की आउटपुट बतानी है। यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि जो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो रिज़ल्ट की वैल्यू तो मेमोरी के अंदर 6 है ना, तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस के अंदर देखना है कि 6 कहाँ पे मौजूद है। तो 6 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इट मीन्स डाटा नन ऑफ दीज जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 इंट वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई और जी जो है ये 3 इंट के टाइप के वेरिएबल्स हैं इन C++। चूज़ द करेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर दिस, कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है करेक्ट वाला वो हमने चूज़ करना है। अल्फा ऑप्शन के अंदर एवरेज है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है x + y + z प्लस डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली z डिवाइडेड बाई 3 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एवरेज का तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अल्फा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन को देखें तो बीटा ऑप्शन के अंदर x, y और z का जो सम है उसको उसने रखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर। इट मीन्स कि पहले वो पैरेंथेसिस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो डिवाइड होगा। यहाँ पे बीटा हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है, लेकिन हम चार्ली को भी देखते हैं। चार्ली के अंदर उसने लिखा हुआ है एवरेज इक्वल टू x - y - z डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो क्योंकि माइनस हो रहा है, एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट ही नहीं होती, तो चार्ली ऑप्शन तो यहीं पे आपका फॉल्स हो गया। डेल्टा के अंदर बोथ अल्फा एंड बीटा है, अल्फा तो वैसे ही इनकरेक्ट है, तो बोथ अल्फा एंड बीटा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है। यू हैव 2 इंटीजर वेरिएबल्स num1 एंड num2। यू नीड टू चेक इफ देयर सम इज इवन इन C++। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपके पास 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक है num1 दूसरा है num2। आपने ये चेक करना है कि दोनों का सम मीन्स के num1 प्लस num2 इसका जो सम है क्या वो इवन है या नहीं है। तो हमें मालूम है कि इवन है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्विवेलेंट आ जाता है तो वो आपका इवन नंबर होगा, अगर वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं आता तो वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। num1 प्लस num2 अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, उसका सम जो है उसको उसने पैरेंथेसिस के अंदर किया है। सम कैलकुलेट होगा, फिर 2 के ऊपर डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर अगर 0 पे आ जाता है तो आपका वो नंबर इवन होगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे आपकी करेक्ट लग रही है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। बाकियों के अंदर जो है अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन तो सम को मतलब उसके अंदर नहीं होता। चार्लिंग के अंदर num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये भी यहाँ पे इनवैलिड होगा, क्योंकि अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखें तो num2 रिमाइंडर 2 जो है वो पहले कैलकुलेट हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो num1 के अंदर ऐड अप होकर उसका कंपैरिजन होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन के अंदर num1 माइनस num2 लिखा हुआ है। अब ये तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने सम का बोला था, डिफरेंस का नहीं था बोला। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो एक ही है, जो कि अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस कोड के अंदर हमारे पास पूछा जा रहा है, आपके पास एक कोड लिखा हुआ नीचे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। इस क्वेश्चन को देखें तो पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है जी इंट x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 7। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जा रहा है। x को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 के साथ और y को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 7 के साथ। नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी इनिशियलाइजेशन हो रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो वैल्यू हम असाइन करेंगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल को, ठीक है, और वो वैल्यू हमें बतानी है कि वो वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे x रिमाइंडर x रिमाइंडर y लिखा हुआ है, x की वैल्यू 10 है, y की 7 है, तो 10 रिमाइंडर 7 वो तो 3 आता है, वो उसको हम 3 को चेक कर रहे हैं, 3 इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन तो यहाँ पे हो गई फॉल्स। इट मीन्स के पहला पोर्शन एक्सप्रेशन का वो फॉल्स हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, क्योंकि लॉजिकल और का एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो है वो यूज हुआ हुआ। अब यहाँ पे है y ग्रेटर देन 5, y की वैल्यू 7 है, 7 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है।
अब ट्रू किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 जो है वो आपका असाइन हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। इट मीन्स कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू चलेगी, वो आपकी 1 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 81 है, इन C++ व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ printf फॉर द फॉर्मेटेड आउटपुट। कि C++ के अंदर फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए printf का जो अल्टरनेटिव है वो क्या है, तो हमें मालूम है कि वो आपके पास सी आउट है। सी लैंग्वेज के अंदर printf का अल्टरनेटिव जो है वो आपके पास सी आउट है, जबकि scanf का अल्टरनेटिव जो है वो आपके पास सी इन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 82, यू हैव एन इंटीजर वेरिएबल काउंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट विल प्रिंट इट्स वैल्यू। कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट और आपने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज़ करें। तो अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर उसने डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल किया है। अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर क्योंकि उसने सी आउट को इस्तेमाल किया है, सी आउट कोई फंक्शन नहीं है, वो तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। बीटा के अंदर डिस्प्ले है, डिस्प्ले यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम इसके बारे में अनसर्टन है कि वो क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। सिमिलरली चार्ली के अंदर आउटपुट जो है वो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन लग रहा है। डेल्टा के अंदर प्रिंटफ जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। तो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा है प्रिंटफ, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है उसको प्रिंट करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, इन C++ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट विद इन अ लूप। कि एक लूप के अंदर ब्रेक को इस्तेमाल करने का क्या पर्पज़ है C और C++ लैंग्वेज के अंदर। अल्फा ऑप्शन के अंदर है इट टर्मिनेट्स अ प्रोग्राम, के वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं, उसके लिए तो हम एग्जिट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं या रिटर्न 0 को इस्तेमाल करते हैं। बीटा के अंदर है स्किप्स दी करंट आइटरेशन, के करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि उसके पर्पज़ के लिए जो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। चार्ली के अंदर है एग्जिट्स द लूप, के लूप में से एग्जिट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट को हम हमेशा लूप में से बाहर निकलने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा ऑप्शन के अंदर है स्किप द नेक्स्ट आइटरेशन, ये तो हम उसके लिए किसी किस्म का कोई जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करते, वो प्योरली आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल जो है वो क्या है, अ कांस्टेंट वैल्यू, नहीं जी कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं होती। बीटा के अंदर है अ स्टोरेज लोकेशन विद अ नेम इन मेमोरी, कि मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन जिसका कोई एक ख़ास नाम होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये आपका यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं वेरिएबल्स की, जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वक्ती तौर पे, और जो यूज़र इनपुट देता है उसको वक्ती तौर पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके लिए भी हम वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल के अंदर तो कोई सिंपल कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है। डेल्टा के अंदर है कीवर्ड इन सी, एक कीवर्ड तो कभी भी वेरिएबल के तौर पे एक्ट कर ही नहीं सकता, तो बीटा ही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 85 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड है और उसकी आउटपुट हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जा रही है। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, नाम उसका x होगा, डाटा टाइप उसकी इंट होगी, और इसको वैल्यू कौन सी असाइन करें हम 3। उसके बाद आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा डू के ऊपर। अब डू के ऊपर मूव होगा तो अनकंडीशनली आपका कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंटफ है, हमें मालूम है कि C++ के अंदर C++ के अंदर प्रिंटफ का जो अल्टरनेटिव है वो सी आउट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है उसमें हर प्रिंटफ के अकॉर्डिंगली उसका इक्वलेंट सी आउट जो मैंने डिस्प्ले कर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, x की वैल्यू प्रिंट होगी तो आपका 3 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद x++ है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जब मूव होगा तो x++ होगा। x++ क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जो x की वैल्यू उसको चेंज करके 4 कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा वाइल की कंडीशन के ऊपर। अब वाइल की कंडीशन के अंदर है x < 2, मेमोरी के अंदर x की वैल्यू 4 है, 4 < 2 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स पे एवेलुएट होगी। इट मीन्स का कंट्रोल जो है दोबारा डू के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ 3 जो आपकी आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी।
तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा था कि कोड की आउटपुट क्या आएगी, तो हमारे पास 3 आ चुकी हुई है जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो बीटा इस केस में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, इन C++ you want to execute a block of code at least once regardless the condition, which loop structure would you use? यहाँ पे वो क्वेश्चन कहता है कि C या C++ के अंदर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एट लीस्ट वंस, रिगार्डलेस कि वो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो उसके लिए हम किस किस्म का लूप इस्तेमाल करेंगे? तो हमें मालूम है कि हमारे पास 3 लूप्स हैं, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। इनमें से जो डू वाइल लूप है वो एक ऐसी स्पेसिफिक लूप है जो कि हमेशा एट लीस्ट एक बार आपकी बॉडी को लाजमी एग्जीक्यूट करती है, बेशक आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। तो इस केस में हमारे पास डू वाइल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन के अंदर या 4 ही ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, के जो आपके पास एक कोड गिवन है उसकी आउटपुट हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की जा रही है। मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक का नाम है आपके पास x, दूसरे का नाम है y। x को 9 असाइन कर रहे हैं और y को 4 असाइन कर रहे हैं, और दोनों की जो डाटा टाइप है वो आपके पास इंट टाइप की है। उसके बाद कंट्रोल मूव होगा आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिवीज़न का ऑपरेटर है और मल्टीप्लिकेशन का है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन इसमें हम जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो उसके एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की लेफ़्ट टू राइट है, तो इट मीन्स के पहले हम लेफ़्ट वाले को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारे पास x डिवाइडेड बाय y है। 9 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो 2 आ जाता है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स के 4 को हम प्रिंट करवाएंगे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। तो ये जो कोड है आपके पास 4 प्रिंट करेगा जो कि अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब इस कोड को अगर हम देखते हैं तो इस कोड के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल की और डिक्लेरेशन हो रही है आई नाम के वेरिएबल की। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक का नाम होगा प्रोडक्ट और एक का नाम आई। दोनों की जो डाटा टाइप है वो आपके पास इंटीजर की है। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू प्रोडक्ट को असाइन हो रही है 1, जबकि आई को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। उसके बाद आपका कंट्रोल मूव होगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को 1 असाइन कर रहे हैं। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी और कंट्रोल मूव हो जाएगा फॉर लूप की कंडीशन के ऊपर। अब फॉर लूप की कंडीशन के अंदर है आई लेस देन इक्वल्स टू 4। इट मीन्स कि आई की जो वैल्यू है वो है 1, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 4 के साथ। कंडीशन ये ट्रू पे एवेलुएट हो रही है तो कंट्रोल आपका मूव कर जाएगा इनसाइड द लूप बॉडी। अब लूप बॉडी के अंदर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई। यहाँ पे असल में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इस्तेमाल हुआ। ये किसके इक्वलेंट है, ये आपका प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, इसके इक्वलेंट है। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई की वैल्यू के साथ, वो भी 1 है। तो ये रिज़ल्ट किसके अंदर स्टोर होगा, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो चेंज होके 1 इंटू 1 कितना होता है आपके पास 1, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपका कंट्रोल मूव करेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे तो आई प्लस प्लस हो रहा है, इट मीन्स कि आई की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू पहले 1 थी, वो चेंज होकर यहाँ पे 2 हो जाएगी।
उसके बाद कंट्रोल मूव होगा आपका आई लेस देन इक्वल्स टू 4 के ऊपर। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी हुई है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन आपके पास ट्रू है। इट मीन्स के कंट्रोल आपका मूव हुआ फिर लूप बॉडी के अंदर। अब लूप बॉडी के अंदर फिर वही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब प्रोडक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम थी 1 थी, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स के प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल फिर आपका मूव होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के ऊपर, वहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होकर 3 हो रही है, 3 यहाँ पे एवेलुएट होगा। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन आपकी ट्रू पे एवेलुएट हुई, कंट्रोल मूव हुआ दोबारा इस जगह के ऊपर। अब यहाँ पे फिर आप यही एक्सप्रेशन एवेलुएट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। इट मीन्स के प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके 6 हो चुकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर कंट्रोल जाएगा आपका आई लेस देन इक्वल्स टू 4 के ऊपर, दैट इज़ 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है। इट मीन्स दोबारा कंट्रोल आएगा आपका इस कंडीशन के इस स्टेटमेंट के ऊपर, और यहाँ पे फिर यही एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट की वैल्यू पहले 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आपके पास 24 हो गया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू मेमोरी के अंदर चेंज होके 24 हो गई। उसके बाद दोबारा आई प्लस प्लस पे आपका कंट्रोल जाएगा, तो मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब दोबारा इस कंडीशन को चेक करेंगे तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन जो है वो फॉल्स पे एवेलुएट हुई, तो इट मीन्स कंट्रोल जो है वो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आया तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मेमोरी के अंदर 24 है, तो इसका आंसर भी आपके पास 24 आएगा। तो 24 जो है हमारे पास बीटा के अंदर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के बीटा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी। आइए इसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हमारे पास stdio.h हेडर फाइल जो है उसको हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हमने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, वो है इंट मेन से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट हुआ अंदर वाली लाइन के अंदर, यहाँ पे एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, नाम उसका रिजल्ट है, डाटा टाइप उसकी इंट है, और वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे फंक्शन कॉल की जा रही है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो असल में रिज़ल्ट के अंदर स्टोर होगी। अब फंक्शन कॉल है तो इट मीन्स कि यहाँ से कंट्रोल आपका शिफ्ट होके फंक्शन की जहाँ पे हेडर मौजूद है वहाँ पे चला जाएगा। अब फंक्शन हेडर पे जब वो गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट रिटर्न टाइप है, पावर फंक्शन का नाम है, पहला आर्गुमेंट जो है उसका नाम उसने बेस रखा है, दूसरा जो आर्गुमेंट है उसका नाम उसने एक्सपोनेंट रखा है। इट मीन्स के 2 जो है वो एज ए बेस के तौर पे एक्ट करेगा और 3 जो है वो एज ए एक्सपोनेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल मूव हुआ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, जहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट को एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, इसके अंदर ये रिजल्ट का जो वेरिएबल है ये इस्तेमाल हो रहा है पावर फंक्शन के अंदर और ये हो रहा है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा आपने देखना है, और इसकी डाटा टाइप जो है वो इंट की है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको उसने वैल्यू असाइन किया 1 की, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि आई का नाम है, उसका डाटा टाइप उसकी भी इंट की है और वो भी पावर फंक्शन का वेरिएबल है। अब इसको वैल्यू जो है फ़िलहाल हमने कोई असाइन नहीं की हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल मूव हुआ आपका फॉर लूप के ऊपर, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर आई को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0। उसके बाद कंट्रोल आपका मूव हो गया इस लाइन के ऊपर कंडीशन के ऊपर। कंडीशन के अंदर अब हम क्या चेक कर रहे हैं, आई लेस देन एक्सपोनेंट, आई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 0 को हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट के साथ। एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है, 0 लेस देन 3 कंडीशन हमारी ट्रू पे एवेलुएट हुई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल मूव हो गया आपका इस लाइन के ऊपर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय बेस, और उसका जो रिजल्ट होगा वो हम इस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। रिजल्ट को मैं आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर मल्टीप्लाइड बाय, और बेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी के साथ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इस वजह से, ठीक है। अब आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है, और बेस की वैल्यू जो है वो आर्गूमेंट के अंदर हमारे पास आई थी 2, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आर के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी स्टोर हो जाएगी 2, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आ गई 2 आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस प्लस क्या करेगा, 0 से चेंज करके आई की वैल्यू को 1 कर देगा। फिर कंडीशन आपकी एवेलुएट होगी, तो आई लेसन एक्सपोनेंट, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेसन 3 कंडीशन चेक होगी, ये आपका ट्रू पे एवेलुएट हो रहा है, इट मीन्स का कंट्रोल फिर इस जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, तो आर इक्वल्स टू आई की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी रिजल्ट की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू 2 है, और बेस की वैल्यू है हमारे पास 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। तो आर इट मीन जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे चेंज होके 4 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 2 कर देगा। फिर ये कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 2 है, 2 लेसन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है, कंडीशन आपकी ट्रू है, इट मीन्स का कंट्रोल फिर आ गया दोबारा इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर। तो आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू मेमोरी के अंदर 4 है, 4 इंटू 2 आपके पास कितनी हो गई 8, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू यहाँ से चेंज होके 8 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू चेंज होके 3 हो गई। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट होगा, तो 3 लेसन आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स पे एवेलुएट होगी, फॉल्स पे एवेलुएट होगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो लूप था वो सारे का सारा टर्मिनेट हो गया, और लूप के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपकी रिटर्न रिजल्ट की है। अब ये रिजल्ट जो है, क्योंकि हम इस टाइम पावर फंक्शन के अंदर मौजूद हैं, तो ये वाला वेरिएबल की वैल्यू जो है ये रिटर्न की जाएगी। अब ये 8 जब रिटर्न होगा, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये किससे चेंज हो जाएगा 8 से, इट मीन्स के रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी आपकी 8 की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंटफ की तो कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल की ही नहीं गई, तो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे कि वो यहाँ पे नो आउटपुट को आंसर करेक्ट कंसिडर कर देंगे, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे आउटपुट का पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, तो वैल्यू ऑफ द रिजल्ट तो हमारे पास 8 जो है वो आ चुकी हुई है, जो कि यहाँ पे स्टोर हो गई हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 जो है वो आपके पास 4 ही ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, यू हैव अ फ्लोट वेरिएबल एज इन सी, कि सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है एज के नाम से, और वो कौन से डेटा टाइप का है, फ्लोट का। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रिंट इट्स वैल्यू, कि आपने एज की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए करेक्ट वे जो है वो कौन से वाला होगा। अल्फ़ा, बीटा, चारी और डेल्टा के अंदर डिफरेंट प्रिंटफ के फंक्शंस इस्तेमाल किए गए हैं। उन फंक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले एज लिखा हुआ है, फिर कॉलन के साथ सेपरेट किया, आगे डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए हुए हैं। परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर डिफरेंट है, बीटा के अंदर परसेंटेज सी है जो करैक्टर के लिए यूज़ होता है, चार्ली के अंदर परसेंटेज एस है जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि डेल्टा के अंदर परसेंटेज डी है जो कि इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने कौन सी वैल्यू को, किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना था, फ्लोट की वैल्यू को। तो फ्लोट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आपके पास अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक अब तक जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।